चलिए सर, जो पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लासों में उसको रिवाइज करेंगे और फिर बढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। सर, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि IAS 16 का स्कोप क्या होता है। हर तरह की प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये अप्लाई होता है। अब सर, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? हमने कहा जो यूज होते हैं 4 पर्पसेस के लिए। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हो। सही है सर। एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग, जिनकी लाइफ यूजुअली 1 साल से ज्यादा होती है। और 4 पर्पसेस कौन कौन से? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग वगैरह, और रेंटल टू अदर्स। हमने कहा जो इन 4 पर्पसेस के लिए यूज होंगे उन्हीं को पीपी कहेंगे, इसके अलावा किसी को पीपी नहीं कहेंगे। सर, फिर आगे बढ़े थे, हमने कहा कि सर पीपी जो होता है उसकी इनिशियल मेजरमेंट भी होती है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी। सर, इनिशियल मेजरमेंट पहले दिन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? तो हमने कहा सर पहले दिन रिकॉर्ड करते हैं किस पे? कॉस्ट। और कॉस्ट के कितने कंपोनेंट है? 3। उसमें से हमने अभी तक कितने पढ़े हैं? पहला कंपोनेंट कॉस्ट का था लिस्ट प्राइस। उसमें से हम क्या लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। और हमने कहा हमारे पास आ जाएगी परचेज प्राइस। उसमें क्या ऐड करेंगे? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सर, फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा कि सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हमने कहा बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर एक तो वो चीजें आती हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कौन कौन सी? कैरेज इनवर्स, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्स जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन, ट्रायल रन, लोडिंग अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, साइट प्रिपरेशन। सही है, ये तो चीजें नॉर्मल है सर। लेकिन हमने कहा इसके अलावा और क्या चीजें थी? हमने पढ़ा था सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में, जो कि हमने स्पेसिफिकली डिस्कस की थी कि सर इसके अंदर इंक्रीमेंटल का वर्ड नहीं है। इंक्रीमेंटल होता है इजाफी। यहाँ पे बेशक कॉस्ट इजाफी नहीं हो, फिर भी वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन सकती है। जैसे कि हमने कहा था बशीर भाई ठंड मचाते हैं, काम नहीं करते। हमने बशीर भाई को इंस्टॉलेशन की सुपरविजन पे डाल दिया। तब बशीर भाई को हमने इंस्टॉलेशन की सुपरविजन पे डाल दिया, तो अब बशीर भाई की कॉस्ट क्या हो गई सर? एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होगी। क्या हम क्लियर है सर? सर, फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था कि सर कोरियन आए, उनका खाना पीना जो रहना था वो सब भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होगी। सर, हमने पढ़ा था 2 तरह की कॉस्ट कभी भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा। एक थी ट्रेनिंग कॉस्ट। उसके पीछे लॉजिक क्या थी? ट्रेनिंग हमने कहा एसेट का जो बेसिक क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड का, कि एसेट में 2 बातें होनी चाहिए, कंट्रोल और फ्यूचर बेनिफिट। कंट्रोल होता है क्या एसेट पे? एसेट पे तो होता है, लेकिन ट्रेनिंग पे कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल का मतलब है जिससे सिर्फ आप बेनिफिट ले सकें, आपके अलावा आपकी इजाजत के बगैर कोई और बेनिफिट। तो हमने कहा एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है, और एम्प्लॉय तो किसी का नहीं है। एम्प्लॉय भाई भाग सकता है, इंतकाल हो सकता है उसका, तो हमने कहा उसका जो है बेनिफिट वाला केस कंफर्म नहीं होता, इसीलिए ट्रेनिंग कैपिटलाइज। दूसरी कौन सी कॉस्ट? हमने कहा कि वो कॉस्ट जो के हमारी नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस की वजह से इनकर हो जाए इनिशियल मेजरमेंट पे। जैसे हमने कहा था कोरियन और पठान की फाइट, मशीन का पुर्जा टूटा, वो पुर्जा रिप्लेस होगा, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुई। इसी तरीके से हमने कहा था कि सर अगर माल पोर्ट पे खड़ा हुआ है और हमको जो है इजाफी डैमेज वगैरह देना पड़ रहा है, हमने टाइमली पोर्ट से नहीं उठाया, तो वो भी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो सर ये था पिछली क्लास तक का समरी जो हमने पढ़ी। अब आज की क्लास में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे सर हम प्रैक्टिस के लिए देखिए तकरीबन 2009 के बाद वाले सवालात तो करेंगे ही करेंगे सारे।
उससे पहले के कुछ सवालात कराऊंगा जो कि मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है सर? बेटा इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है, हैंडआउट किसके पास नहीं है? कौन है वो अजीम हस्तियां? माशाल्लाह, सही है। जिनके पास हैंडआउट नहीं है और अगर उनके पड़ोसियों के पास हैंडआउट है तो काम चले, जब तक उन पड़ोसियों के साथ हम उनके लिए हैंडआउट अरेंज करवाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आप हमारे साथ हैं तो एक दफ़ा कह दें सीसी। सुबह सुबह आवाम प्रेफर करती है घर से पढ़े, है ना? ये जो आपका पड़ोसी है ये वक्त पढ़ने पे आपका दोस्त भी होगा और वैसे नॉर्मल हालात में ये शैतान होगा। शैतान क्यों कहता हूँ मैं पड़ोसी को? क्योंकि सर देखें एक चीज़, मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे अल्लाह के हुक्म से कि पेपर में पास कैसे होना है। सही है? पासिंग मार्क्स अप्रोच। अभी जो आपका पड़ोसी है ना, ये आपको गुमराह करता है। आपको सर ने एक सवाल दिया, खुद से करो, आप सही कर नहीं, पूछेगा क्या आंसर आया, फिर बोलेगा अरे तू तो गलत कर रहा है, फिर आपको अपने तरीके पे ले जाएगा, हालांकि आप सही कर रहे थे, असल में गलत ये कर रहा था। तो सर इसीलिए कोशिश करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं सही कर रहा हूँ। तो सर ये आप समझें कि रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन का एक फ़ायदा है कि आप इस पड़ोसी के शर से बच जाते हैं। सही है? तो ये पड़ोसी जो है कोशिश करें अपने ऊपर भरोसा रखें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग इंशाल्लाह बिल्कुल वो बच्चे हो जो बिल्कुल फ्रेश हो कि सर ये जो सीए के बारे में मशहूर है ना का मुश्किल है। देखो ये बात ख़ानदान में इधर उधर बताओ, सही है कि मुश्किल है ये वो, सही है। लेकिन बेटा आपको बुक मिल जाएगी आदिल मुराद इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन जो है असल में दिमाग में नहीं बैठाओगे सीए मुश्किल है, और हम इंशाल्लाह मैं तुम्हें साबित भी करूँगा कि सीए मुश्किल नहीं है। चले सर, अब सबसे पहले मैं आपको लेकर के जाऊंगा सबसे पहले हम आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर आपका जो हैंड आउट है उसके 5 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑनलाइन वाले बच्चों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बाकी लोग जो हैं उनके पास हैंड आउट है नहीं, सबकी नजरों के सामने एक हैंड आउट है। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पास्ट पेपर का सवाल है और ये सवाल जो है ऑटम 2002, सितंबर 2002। तब पता नहीं तुम में से कितने लोग इस दुनिया में नहीं थे सितंबर 2002 में। सब थे माशाल्लाह दुनिया में मौजूद। अच्छा कुछ बच्चे थे जो सितंबर 2002 में दुनिया में, तुम नहीं थे तो देखो सीए कितना आसान था। देखते आए। निप्पॉन लिमिटेड टुक डिलीवरी ऑफ अ लैंड सर्वर। अब देखो उस टाइम पे जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, तो इन चीजों का वो था कि सर्वर भी कोई चीज होता है, तो उसके ऊपर सवाल बनते थे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2001। अब एक काम सबने करना है, सीखना है। देखो सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीए की ट्रिक सीख जाओ, आसान है। सर एक चीज तुम्हारे दिमाग में हो कि जब भी सवाल पढ़ो ना आदत डालो, अंडरलाइन करो डेट्स। जुलाई 2001, क्योंकि डेट्स में अक्सर आईक्यू घुमाता है। लिस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वाज ₹1,50,000, but Nippon Limited was able to negotiate a price of ₹1 lakh with the supplier। तो सर मुझे बताएं लिस्ट प्राइस कितनी है? 150,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया? 50,000। तो हमने कहा परचेज प्राइस 1 लाख। However, the supplier charge an additional ₹3,400 to install and test the equipment। सही है जी। Supplier offered a 5% discount if Nippon paid for the equipment and additional installation cost within 7 days। सर ये कौन सा डिस्काउंट की बात हो रही है? पिछली क्लास क्या है मुझे पता। डिस्काउंट कितनी तरह के, कौन कौन से? ट्रेड डिस्काउंट एंड सर क्या ट्रेड डिस्काउंट एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनता है, लेस हो जाता है? क्या कैश डिस्काउंट तो कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं करते। सही है सर, कैश डिस्काउंट अपनी जगह रहता है।
Nippon was able to take advantage of this additional discount. ठीक है. The installation of special electrical wiring for server cost rupees 1100. सर्वर के लिए हमने कहा भाई स्पेशल वायरिंग करवानी पड़ रही है, 1100 उस पे लगे. After initial testing, certain modifications costing rupees 1900 proved. सर क्या हुआ, देखें जब हमने इनिशियल टेस्टिंग की ना तो हमें लगा कहीं से करंट सही नहीं आ रहा, सर्वर खुल रहा है, बंद हो रहा है, कुछ मसला हो रहा है ना, चलते चलते बंद हो रहा है. तो हमने अपने किसी इंजीनियर को बुलाया, उसने कहा भाई देखो इसमें जो है ना ये चेंज करवा लो. वो चेंज हमने करवाया. मुझे बताओ ये कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? यस सर, हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की जिस्ट क्या थी, हर वो कॉस्ट जो एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए क्या हो, जरूरी हो. सही है भाई. फिर कह रहा है MIS staff was sent on special courses to operate the server which costed rupees 9,000 to Nippon. Equipment was insured against fire and theft at a premium of per annum of cost. ठीक है जी. सर ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? फायर और इंश्योरेंस कॉस्ट जो थी हमने क्या था, ये होगी? नहीं सर, सिर्फ एक इंश्योरेंस होती है. कौन सी है? अच्छा, उसके पीछे भी लॉजिक क्या है? क्योंकि सर वो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि जरूरी है. वो इंश्योरेंस शिपिंग कंपनी आपका जो है सामान लोड नहीं करती जब तक आप उसको इंश्योर्ड. लेकिन सर उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस है ना वो जरूरी. आपने देखा कुछ लोग गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ लोग सर नहीं कराते. तो हमने कहा उनकी जो है जरूरी नहीं है उसके ऊपर कोई. सही है सर, आ जाए. फिर आता है मेंटेनेंस एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू विद अ कंपनी which promised to provide 24 hours breakdown cover for 1 year at a cost of 3500. क्या करेंगे सर? ये एसिड के काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी कॉस्ट रिक्वायरमेंट. कैलकुलेट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सर्वर टू निप्पॉन लिमिटेड. यूजुअली आप सवाल ऐसे ही पढ़ते हैं. अब बड़े गौर से सुनना, यहाँ पर हमने की एक सवाल पढ़ने में गलती. ये चीज आपको सिखानी है. अब सर सवाल आईकेप का कैसे शुरू करेंगे? रिक्वायरमेंट से. जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे ना तो आपका दिमाग एक तरह से आपको सिग्नल दे देगा क्या चीज पूछ रहा है. सही है. तो हम इसका सवाल कैसे करते हैं? रिक्वायरमेंट से. इसने कहा एक्विजिशन कॉस्ट निकालनी है. 5 नंबर का सवाल था. अब सुनना एक और इंपॉर्टेंट चीज. सर हमेशा मैं आपको बताऊंगा किस सवाल में क्या फॉर्मेट बनाना है. देखिए हमारे बच्चे के पास जिंदगी में सबसे बड़ा मसला ये है. सही है तारे, का भी बताता हूँ बेटा. जिंदगी में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चे के पास जज्बात तो बहुत हैं, अक्सर वो इजहार नहीं कर पाता है ना. आप में से भी मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा, ये पेपर में भी आप लोग आके कहते हैं इसको पता होता है, लेकिन ये अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है. और ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चे के साथ होती है कॉस्टिंग वगैरह टाइप के पेपर में. रिपोर्टिंग में भी होती है कि यार बिस्मिल्लाह कैसे करो. यहाँ पर सर बिस्मिल्लाह आसान है. सही है. हम पहले से एक फॉर्मेट बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी, फिर एम्फेसाइज करा दूं सर. रजिस्टर की पेज नंबरिंग होगी. अब देखो ये तो हैंड आउट है, लेकिन अभी आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक रजिस्टर जो बच्चे हो चुके होंगे उनको बुक मिलेगी. जब उनको बुक मिलेगी ना तो आपने बुक में या हैंड आउट में नंबर लिखना है कि ये वाला सवाल रजिस्टर के किस पेज नंबर पर है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो. अब सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस्ट ऑफ लैन सर्वर निकालनी है हमें. ऐसा ही है सर? क्या कोई और चीज निकालनी है हमें? नहीं सर. तो जो रिक्वायरमेंट है उसी में रहना है. सही है सर. अब आते हैं सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में. एक हैंड आउट दे दो. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अगर आप देखें तो हमने कहा लिस्ट प्राइस. अब इधर देखना प्रेजेंटेशन. जो जो चीजें आपको पता है ना क्या आ रही है, लिस्ट प्राइस उनको लिखते जाओ. लिस्ट प्राइस कितनी थी सर? 1 लाख. उसमें से क्या लेस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट.
कितना? 50,000। टोटल कितना हुआ? 1,00,000। इसको हम क्या कहेंगे? परचेज प्राइस। ऐसा ही है सर। फिर आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है सप्लायर चार्ज एन एडिशनल 3,400 टू इंस्टॉल एंड टेस्ट द इक्विपमेंट। मुझे बताएं इसका क्या करेंगे? एड इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। कितने से? कितने से? 3,400। फिर और आगे बढ़े। ये कह रहा है सप्लायर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट इफ निप्पॉन पेड फॉर इक्विपमेंट एंड एडिशनल कॉस्ट विद इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। निप्पॉन वाज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एडिशनल डिस्काउंट। का कुछ करेंगे सवाल में? कैश डिस्काउंट कॉस्ट को इंपैक्ट नहीं करता। ये क्या होता है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। तुमने जल्दी पेमेंट की, तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हमने कहा इसका ताल्लुक कॉस्ट से नहीं होता, इसको अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर आते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर सर्वर कॉस्ट रुपीज। करेंगे? यस सर। हमने कहा भाई स्पेशल वायरिंग हो रही है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है स्पेशल वायरिंग। कितने से? कॉपी अभी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। 1,100। फिर कह रहा है आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशंस कॉस्टिंग रुपीज 1,900 प्रूव्ड। मॉडिफिकेशन भी सर जरूरी होती है। भाई टेस्टिंग करते क्यों है? हम टेस्टिंग करते क्यों है? क्योंकि कुछ मसाइल हो तो वो सामने है। अगर वो मसाइल सामने आ जाएंगे तो उनको हल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हमने कहा मॉडिफिकेशन। कितने से प्यारा बच्चा? 1,900। सर फिर कह रहा है MIS स्टाफ वाज सेंट ऑन ट्रेनिंग टू ऑपरेट द सर्वर व्हिच कॉस्टेड। कुछ नहीं करेंगे। इंश्योरेंस का कुछ करेंगे? नहीं सर। मेंटेनेंस का? तो हमने कहा इसका मतलब है सवाल यहाँ पे खत्म हुआ। कितनी हो गई टोटल कॉस्ट? 1,06,400। ये 5 नंबर के लिए सवाल था। सही है सर। ये कॉपी करें आप लोग। कोई सवाल हो तो पूछें। सर इतना ही आसान होता है? नहीं बेटा, तुम्हारे पैदा होने से पहले जिंदगी आसान थी, या जब तुम छोटे थे। उसके बाद आप देखेंगे सर एक बच्चे का सवाल है कि फॉर्मेट बनाए परचेज। मेरा सवाल है मतलब इजी सवाल में देखो, एक कोशिश किया करो जब इजी सवाल हो ना इतना, उसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ा करो। देखो पेपर में कुछ सवाल इजी होंगे, कुछ सवाल तो उसको इसमें से पूरे मार्क्स उठाने दो। पूरा पर फॉर्मेट बना के करो, क्योंकि कुछ सवाल आप देखेंगे जो कि बाउंसर पड़ेंगे, क्योंकि CA IK पे भाई बेटा ये सिर्फ हाजिक हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं, ये शो कर रहे हैं हम कि वर्किंग में कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम इसको माइनस करेंगे। सही है। बाज मर्तबा IK ने इन चीज़ों के भी मार्क्स रखे हुए होते हैं। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट तारिक बेटा होता है कि रास्ते की इंश्योरेंस। सर ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अब सर मेजॉरिटी ऑफ द सवालों के कुछ मैं लर्निंग आउटकम्स लिखवाऊंगा, जिसके अंदर देखो अब स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि अब ये सवाल इजी था, सबको इजी लगा। अब इस सवाल को ना आखिरी दिन रिवाइज करोगे ना तो ये बेवकूफ़ी होगी। हर सवाल आखिरी दिन पूरा देखने वाला, क्योंकि CA में बच्चा मार इसीलिए खाता है कि आखिरी दिन वो कहता है हर चीज़ करूँ, और आखिरी दिन इतना टाइम आखिरी के उसमें, तो आपको हर सवाल पूरा नहीं देखना। उस सवाल की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो ना, आप सवाल पढ़ें और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ जाए। बोले इसके बाद
तो इस सवाल का लर्निंग आउटकम, क्योंकि इस सवाल में एक ऐसी चीज थी जो यूजुअली सवालों में नहीं होती, जिसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। बस हम वो पॉइंट लिखेंगे कि लर्निंग आउटकम के तौर पे सवाल के ऊपर हम मैं क्यों कर रहा हूं लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि सर हमें सवाल एंड में देखना होगा, रजिस्टर को हम इतना मतलब सवाल देखते हुए रजिस्टर पे जाएंगे। तो इसका लर्निंग आउटकम लिखें मॉडिफिकेशंस आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग। लर्निंग आउटकम आपको याद दिला देगा, अच्छा भाई इस सवाल में ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी सवाल इजी था। सही है। कुछ सवालों में मैं लिखाऊंगा लास्ट डे रिवीजन, जो कि आपको एंड में पूरा अच्छे से देखना है, लेकिन हर सवाल एंड में, अभी तो रिवीजन में अच्छे से देखने हैं, एंड में अच्छे से जब आप बोलते हैं ना कि उसका मेन पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि आखिरी 1-1.5 दिन में आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इसका लर्निंग आउटकम लिखिए मॉडिफिकेशंस आफ्टर टेस्टिंग, modifications after testing will always be capitalized, will always be capitalized. Modifications after testing will always be capitalized. Modification जब आप टेस्टिंग के बाद जब भी करेंगे उसको आप हमेशा क्या करेंगे, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, Modifications after testing will always be capitalized, इसको आप हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। होती है, बट वो नॉन टेस्टिंग के बाद स्पेसिफिक है कि जब टेस्टिंग के बाद हो ना तो बच्चा कहता है टेस्टिंग तो हो गई ना, अब क्यों नहीं करें। लर्निंग आउटकम के तौर पे लिखाने का जरूरत क्या थी कि ये मॉडिफिकेशन आप इग्नोर, मॉडिफिकेशन सर कैपिटलाइज होती है, लेकिन आफ्टर टेस्टिंग जब वो बात कहेगा तो किसी के दिमाग में ये नहीं है कि अब तो टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई, अब क्या जरूरत है, नहीं, इसको भी कैपिटलाइज। सही है सर। एक हमने बेसिक रूल पढ़ा था कॉन्सेप्ट बनाते हुए कि मॉडिफिकेशंस कैपिटलाइज होंगी, आई कि जब ये सवाल में डाल दे कि मॉडिफिकेशन आफ्टर टेस्टिंग, तब भी आपको कैपिटलाइज करना ही है। चले सर अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे बच्चों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा, हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं अगले सवाल के लिए। जरूरी है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कितनी तरह के अकाउंटिंग कहती है एक्सपेंडिचर होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? रेवेन्यू और कैपिटल। अब सर सुनना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रिकरिंग। हमने कहा दोस प्रोवाइड बेनिफिट अप टू 1 अकाउंटिंग पीरियड। अप टू का मतलब क्या है? मैक्सिमम। सही है सर। 1 अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट देंगे, उससे कम भी हो सकता है। सही है। अप टू 1 अकाउंटिंग, भैया बस 1 अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और कैपिटल, दोस प्रोवाइडिंग बेनिफिट फॉर more than 1 accounting period. सर ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बेनिफिट देंगे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। सही है सर। अब हमें पता है हम चीते हैं माशाल्लाह, तो आए अब हम आएंगे अगले सवाल पे। किस चीज की एग्जांपल निमरा बेटा? चले सर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4B। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस, पहले रिक्वायरमेंट, क्लासिफाई ईच ऑफ द अबव एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने इनमें से हर एक को कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करना है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय निप्पॉन ड्यूरिंग द
30 जून 2002। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज लैंड सर्वर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके आगे लिख भी दो IS 23। क्या लिखोगे? एक स्टैंडर्ड है हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड है हमारे सिलेबस में जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाके, IAS 23, जो सूद की बातें करेगा कि सूद की ट्रीटमेंट क्या है। सही है, तो इसके आगे लिख लो IS, लिखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ब्रैकेट में लिख दोगे IS 23। बोरोइंग कॉस्ट उसका नाम है, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग में सूद को कहते हैं। सही है, इंटरेस्ट को आपने जो बचपन से पढ़ा है। चले सर आगे आते हैं, फिर कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर यूज विद द सर्वर। सर्वर की लाइफ यूजुअली 1 साल से ज्यादा है तो उसके सॉफ्टवेयर भी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन निप्पॉन लिमिटेड बिजनेस। सर अब ये कस्टमाइजेशन क्या होती है मेरा बच्चा? कस्टमाइजेशन क्या होती है? हमने कहा सर कस्टमाइजेशन किसी भी चीज को आप गए आपने जाके रेडीमेड अगर कोई सूट लिया उसको आपने अपनी फिटिंग के ऊपर करवाया, ये आप क्या करवा रहे हैं? कंपनी ने सॉफ्टवेयर को, देखो सॉफ्टवेयर एक बड़ा बनाया, अब कंपनी ने कहा यार सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना सब कुछ सही है, लेजर बनाया, तुमने कहा डेबिट क्रेडिट सब आ रहा है, ये कॉलम नहीं दे रहा है बैलेंस वाला, मुझे बैलेंस वाला भी बैलेंस चाहिए जिसमें मुझे बैलेंस कैरीड डाउन अलग से बैलेंस के तौर पे नजर आ जाए। अब ये लाइन आप ऐड करा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कस्टमाइजेशन। सही है सर। अब आपने फेसबुक को कहा कि फेसबुक मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो कि ये 5-6 लोग हैं, इनको मैं अपना दोस्त तो नहीं रखना चाहता हूँ बट इनकी हर एक्टिविटी पे नजर रखना चाहता हूँ, तो इन ये 5-6 लोग कुछ भी करें मुझे नोटिफिकेशन। अब फेसबुक से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अमीर है फेसबुक, आपको उनकी हरकतें बता रहा है, तो ये भी क्या है? आपके फेसबुक ऐप पे कस्टमाइजेशन हो रही है। सही है सर। तो कस्टमाइजेशन बेनिफिट देती है, बिल्कुल देती है इंशाल्लाह। तो हमने कहा कैपिटलाइज करेंगे। फिर आगे आते हैं, कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड बाय कंप्यूटर प्रिंटर, रेवेन्यू। हमने कहा सर पेपर है, कितना बेनिफिट देगा? वेजेस ऑफ सर्वर ऑपरेटर्स, रेवेन्यू। सर्वर ऑपरेटर बेचारे सर्वर पे जो काम कर रहे हैं उनकी वेजेस, रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ कार्ट्रिज यूज्ड बाय कंप्यूटर प्रिंटर, रेवेन्यू। सर कार्ट्रिज बार बार चेंज करनी पड़ती है प्रिंटर की। सही है, कार्ट्रिज आप समझेंगे एक तरह से इसकी इंक ले लें। कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा रैम टू द सर्वर, सर्वर में मैंने एक्स्ट्रा रैम से क्या होता है? रैम बढ़ाने से क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। सर अगर स्पीड बढ़ती है तो क्या स्पीड एक पीरियड के लिए बढ़ेगी, हमेशा बढ़ी रहेगी? हमेशा। तो हम इसको क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ सीडीज यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू कैपिटल। कितने लोग कह रहे हैं कैपिटल? हाथ उठाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं रेवेन्यू? सही जवाब है रेवेन्यू। सर सीडियां हैं, कौन? आपने कहा सर तुम लोगों ने, कितने लोगों ने सीडीज का जमाना देखा है? माशाल्लाह, कभी यूज किए सीडियां? सर लेकिन सीडीज की यूजुअली लाइफ 1 साल से कम होती है ना सर। बचपन में भी आप लोग जो है सीडीओ में क्या होता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। खैर अब तो वो सीडीओ का जमाना नहीं गया, तो हमने कहा बहुत कम सीडियां ऐसी होती हैं जो कि आप, वो भी आपकी किफायत शुआरी है, अच्छी यूजनेस है कि आप 1 साल से, वरना सीडियां 1 साल से ज्यादा नहीं चलती। तो हमने कहा रेवेन्यू। देखो कभी भी ऐसा हो ना कि आप बोले कि यार वो कैपिटल भी है, मेरे पास तो 1 साल से ज्यादा चल सकती है, हमने कहा आप अपनी बात ना करें, मेजर जर्नल रूल देखें, जर्नल अवाम के लिए क्या चीज है। सही है सर। कुछ लोग हैं जिन्होंने 9th का कैलकुलेटर लिया था और पूरा सीए उससे करते हैं। सही है, मैंने खुद, मेरा इंटर का जो मैंने इंटर में कैलकुलेटर लिया, पूरे सीए तक मेरा वही कैलकुलेटर चला। वैसे मेरी चीजें बहुत ज्यादा खो जाती हैं, वो अल्लाह ने नहीं खुलवानी थी, वो नहीं खुई मेरी। सही है। तो लेकिन यूजुअली हमने कहा चीजें क्या होती हैं, सीडीज हमारी 1 साल से ज्यादा आते हैं। कॉस्ट ऑफ एडिंग a manufacturer's upgrade to लेन सर्वर, मैन्युफैक्चरर की भाई अपग्रेड आई। सही है।
और उसने कहा अपना एंड्रॉइड अपग्रेड कर लो। कैपिटल रेवेन्यू, कितने लोग कह रहे हैं कैपिटल? हाथ उठाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं रेवेन्यू? सर कैपिटल क्यों, रेवेन्यू क्यों नहीं? अगले साल तो सर आ जाएगी अपग्रेड फिर से। हमने कहा कि सर हमें नहीं पता अगले साल आए, 3 साल बाद आए, 4 साल, लेकिन अगर अभी अपग्रेड आ गई तो अगले, हमने अपना मोबाइल अपग्रेड कर लिया 3-4 साल तक, सही है। कॉस्ट ऑफ एडिंग एयर कंडीशनिंग टू कंप्यूटर रूम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर अब इसमें अंदर इसका लर्निंग आउटकम लिखें, इसका लर्निंग आउटकम लिखें। RAM and manufacturer upgrade, RAM and manufacturer upgrade will always be capital expenditure, will always be capital expenditure। RAM हो गई, मैन्युफैक्चरर अपग्रेड हो गई, इसको आपने हमेशा क्या ट्रीट करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक बच्चे ने कहा था सर पिछले सवाल का लर्निंग आउटकम था मॉडिफिकेशंस आफ्टर टेस्टिंग विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड, हम इसको हमेशा एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज मतलब होता है ऐड करेंगे। चलिए सर अब अगला जो सवाल है ना, उस सवाल को पढ़ने के बाद, उसको पढ़ेंगे भी आप, पहले करेंगे भी याद, लेकिन शायद उस सवाल को करने के बाद आपका पुराने सीए से विश्वास उठ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चेस कंपनी वाला सवाल, पढ़ें भी और करें भी, खुद से करें। मेरा शो कर दें। हैंड आउट में कॉपी करवा देता हूं। एक हैंड आउट देते, कोई मसला नहीं, कुछ उल्टी सीधी बात नहीं की। अजीम बेटा इसकी 5 कॉपियां करवा ले। एक काम ये करना 10 करवा ले। पहले निमरा से पूछ, उससे निमरा वो उससे पूछ ले हैं तो सही है। जी बच्चों डन एंड डस्टेड। 8 नंबर का सवाल था 1994 में। अब आपके सामने कोई आए ना पुराना सी, उसको इस सवाल की फोटो ले लो और दिखाना है क्या है ये पढ़ के पास हुए हो, सही है। ये आईकेप का ही सवाल था सर 1994 का। अच्छा सर ये ऐसे सवाल क्यों, क्योंकि 1995 तक ना आपके पास 2 ही स्टैंडर्ड थे, IS 16 और IS 38, एक ये और एक सॉफ्टवेयर वाला, सही है, इंटेंजिबल, जिसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह FAR 2 में कहें इंशाल्लाह। बस इसके अलावा कोई आपके पास बचपन में दूसरा। तो सर आए इस सवाल को पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये सवाल शुरू होते ही खत्म है। प्रिपेयर स्केड्यूल that shows the calculation of the cost of computer to Chase company। अभी शेयरिंग से काम कर, अभी आने को प्रिंट हो गए, ठीक है। चेस कंपनी, किसी के साथ बैठ जा जिसके पास हो ना ऑलरेडी। फिर कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ दी Chase company purchase a new computer from analog computers following cost were incurred। लिस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर कितनी है? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू चेज, इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। फिर कह रहा है कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर पेमेंट विद इन 30 डेज, क्या करेंगे? इग्नोर।
इंश्योरेंस ऑन कंप्यूटर, पॉलिसी कवर, डैमेज, वेंडलिज्म, फायर, फ्लड एंड सर्टेन, क्या करेंगे? इग्नोर। कॉस्ट ऑफ 1 ईयर मेंटेनेंस, इग्नोर। कॉस्ट ऑफ रीवायरिंग नीडेड टू प्रोवाइड, ऐड करेंगे। वो लास्ट से तो दूंगा, पहले इसका हैंड आउट कहाँ है भाई? तू देख, तेरा वाला हैंड आउट ये यही है तेरा वाला। तेरा वाला है भाई, सही है। चल, किस किस के पास हैंड आउट नहीं है भाई? जिनके पास बाकी हैंड आउट नहीं है। चले सर, कॉस्ट ऑफ रीवायरिंग नीडेड टू प्रोवाइड प्रॉपर इलेक्ट्रिक वायर, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और हमने कहा ये सवाल शुरू होते ही खत्म। और सर ये पुराने सवाल आते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं इनको, इनके मार्क्स को इग्नोर कर दिया करो। उस जमाने में सीए मुश्किल हुआ करता था। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है उस जमाने में कोई सीए का इंस्टीट्यूट नहीं था पूरे पाकिस्तान में, लोग खुद पढ़ के करते थे। तो खुद पढ़ के समझ रहे, तो वो उनसे आप पूछोगे ना, बोलेंगे हमने तो खुद पढ़ा है, तुम्हें तो टीचर पढ़ाते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि इस तरह का पेपर आ जाए तो? नहीं, वो जमाने गए भाई। तुम लोगों के दुनिया में आने के बाद चीजें मुश्किल हुई हैं। रीवायरिंग 420। आप सोचें ये सवाल करने के बाद पेपर में क्या कॉन्फिडेंस लेवल हो। 8 नंबर पक्के, सही है। तो क्या हम यहां तक क्लियर है बच्चा? अब सर देखें, 1994 का ये सवाल था। उसके बाद जो है तुम लोग पैदा भी हो गए, बड़े भी होना शुरू हो गए। तो इसके बाद जो अगला सवाल आया वो स्प्रिंग 2013 में, तकरीबन 19-20 साल बाद। तुम्हें दुनिया में आए हुए 9-10 साल इतने हो चुके थे, तब ये सवाल आया है 8 नंबर का, ये अगला क्वेश्चन नंबर 6। और अब इस सवाल को आप देखेंगे और पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट में कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद IAS 16, पहली रिक्वायरमेंट को भी टारगेट करेंगे। कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी। अच्छा, आप देखें, एक बात याद रखिएगा, गलती से कोई भी क्लास में जब भी कोई सवाल में खुद से करने के लिए दूं ना, तो आप लोगों ने गलती से डरना नहीं है। आप लोगों ने खुद से सवाल करना है। गलतियां होंगी तो ही तो सीखेंगे सर, लेकिन खुद से करें। अगला सवाल मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैं पढ़ूंगा बाद में। क्लास में आपको प्रिपेयर करना है, पेपर में कैसे। अब आप सोचें, आपने इतनी प्रैक्टिस की थी और पेपर में ये सवाल आ गया। कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप लोग करेंगे, इसके ऊपर लिखा भी है क्विज, या आप लोग करेंगे पहले, फिर मैं इसको बोर्ड पे करवाऊंगा सर। अच्छा, एक और चीज, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ ये 8 नंबर का सवाल है, इसको आपने 8 मिनट में ही करना है। पढ़ने के साथ साथ शुरू हो जाए। गलती से कोई भी नहीं डरेगा, ना पहली गलती है आपकी दुनिया में और ना ही आखिरी होगी। और आप सोचें, इससे पहले आपने कितनी गलतियां की हैं, और उनमें से बहुत सारी तो किसी को बता भी नहीं सकते हो। तो ये गलती से भी डरेंगे। सर अगर इंपोर्ट ड्यूटी के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल। बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल। कितने लोगों ने कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे भैया। ऑनलाइन वाले बच्चों, कितने लोगों ने कर लिया? हो गया? क्यों? प्रॉपर के पेपर में डायरेक्ट थोड़ी करेगा भाई। यहाँ पे ये भी सीखना है क्लास में, अटेम्प्ट में कितना टाइम लगेगा हमें पेपर में। यकीन मान, रजिस्टर के एक आध पेज जाया होने से कुछ नहीं होता। वो जाया हो जाए अच्छा है, बजाय इसके कि 6 महीने हो भाई लिखने। रजिस्टर को कभी टेंशन नहीं लिया करो। FAR 2 में इंशाल्लाह नया रजिस्टर आ जाएगा।
तो टेंशन नहीं ले मेरा बच्चा, लिख के। अच्छा एक सर ये बहुत सारे बच्चे करते हैं आसानी के लिए कि मैं, और ये नेचुरल है, मैं होता शायद स्टूडेंट मैं भी यही करता कि इस हैंड आउट में सॉल्व कर लूँ, ये लिख लूँ। नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि सर मुझे पेपर में जो है ना ये देखना है मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ कितना टाइम लूंगा इस सवाल में। 8 मिनट मैंने कहे थे और 6 मिनट हो चुके हैं, अब 2 मिनट है आप लोगों के पास। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आपकी तरफ से अभी तक कितने लोग कर चुके हैं? एक रेज हैंड का बटन आता है वो दबा दें। चले जी 8 मिनट। कितने लोग आंसर ला चुके हैं? कुछ भी हो, सही गलत की अभी। चले सर अब आंसर्स बताते जाएं, देखते ना कितनी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बनती हैं। हाँ भाई कौन है जो आंसर बताएगा? 2,90,875 ऐसा, 297 था। और भाई मिलियन में 0.225 और 368 माशाल्लाह। और सबसे हाईएस्ट बिडिंग चल रही तेरी अभी, सबसे कम। अरे ये भाई आ गया 394। का है 394? 34। ओहो माशाल्लाह। और 331.025 कोई और भाई? 330 पूरा राउंड फिगर। 310 290.075। कोई और? 291. ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी कुछ बता दो बेटा, 1-2 आंसर्स। गलती से नहीं डरा देंगे ये लोग, कैसे बगैर डरे बताए जा रहे हैं। 292.225, 291.275। चले सर, सब ने ट्राई करनी है, कोई गलती से भाई गलती कर। अच्छा एक चीज मुझे आपको जो सिखानी है वो यही कि पेपर में आप सवाल पढ़ते हुए क्या गलतियां करते हैं, किस तरीके से। तो गलती से कोई भी नहीं डरेगा, ट्राई करेंगे। वो शायर ने कहा है ना, जो बच्चे ट्राई नहीं करते उनके लिए मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जो बच्चे सवाल ही शुरू नहीं करते सर, बाकी गलती से कोई नहीं डरेगा। आए सर, हम सवाल अब पढ़ेंगे भी और करेंगे भी। In accordance with IAS 16, calculate cost। सबके आदतों के सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। Cost at which the plant would be capitalized. A MAD is a manufacturer of personal products and has factories in 2 different cities. On 1 November 2011, he bought a new state-of-the-art plant from Krones Inc. USA. The invoice value of the plant was rupees. Other relevant details are as follows. Cost of import, LC opening charges करेंगे कैपिटलाइज। इंपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या कहा मैंने? नॉन रिफंडेबल लर्निंग आउटकम भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे सब बच्चे लर्निंग आउटकम भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे सब बच्चे लर्निंग आउटकम भी लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट if nothing is written, assume all taxes and duties are non-refundable. Assume by default if nothing is written,
By default, if nothing is written, assume all duties and taxes are नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल मतलब क्या है? आपको हुकूमत वापस नहीं देगी। हो गए तो हो गए। चलें सर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है हमसे LC ओपनिंग चार्जेस। शुरू करते हमने कहा सर सबसे पहले बताएं कॉस्ट कितनी थी? इनवाइस वैल्यू ऑफ द प्लांट वॉज ₹250 मिलियन। तो सर क्या इनवाइस वैल्यू को यहां पर हम परचेज प्राइस कह दें? परचेज प्राइस 250 ऐसा ही है। अच्छा सर फिर ऐड करूंगा इसमें क्या? LC चार्जेस कितने? सर क्या हमने पढ़ा था LC चार्जेस क्या होते हैं पिछली क्लास में? लेटर ऑफ क्रेडिट। हमने कहा जो आप अगर कोई चीज इंपोर्ट करने, एक्सपोर्टर कहता है अपने मुल्क के बैंक की गारंटी दो कि तुम पेमेंट करोगे, तो बैंक फ्री में कोई काम नहीं करता, वो आपसे चार्जेस लेता है, उसको हम कहते हैं LC चार्जेस। आगे बढ़ा और क्या करा? हमने कहा कि सर अगली चीज आ रही है इंपोर्ट ड्यूटी। कुछ भी नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम किया हमने? नॉन रिफंडेबल ऐड करेंगे। यस सर कितने से? इंपोर्ट ड्यूटीज 25 मिलियन। यस सर। फिर और आगे बढ़े, क्या कहा इसने? सेल्स टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट। क्या करेंगे? देखा सेल्स टैक्स आपने पे किया है लेकिन ये आपको मिल जाएगा, प्रोडक्शन के टाइम पे तो नहीं करेंगे, ये तो कॉस्ट ही नहीं है। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। यस सर। क्लियरिंग चार्जेस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि जो कस्टम वालों से डील करते हैं लोग, कितने से? एंड ट्रांसपोर्टेशन कितने से? 5 मिलियन। चलें जी और आगे आएंगे। फिर आ रहे कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपेयर की हमने, इंस्टॉलेशन वगैरह, उसके लिए कह रहा है अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट्स। इसका क्या करेंगे? कंसल्टेंट्स यहाँ पे कौन होते हैं भाई? सर कंसल्टेंट साइड से हमने कहा कोई भी, मतलब ये हो सकता है आर्किटेक्ट हो, आपने कोई प्लांट मशीनरी लगाना, आपने उससे पूछा भाई कितना गहरा खड्डा करें, क्या करें, किस हिसाब से करें, वो आपको बताए, सही है। या कोई स्पेशल बंदा हो, कोरियन आया हुआ हो कोई, सही है सर। हमने कहा ये सब लोगों की जो पेमेंट है ये बिल्कुल कैपिटलाइज होती है, तो सर कितने से होगी? कंसल्टेंट पेमेंट कितने से? 2 मिलियन। और आगे बढ़ा, हमने कहा सर अगली चीज सिविल एंड इलेक्ट्रिकल 3, लेकिन कह रहा है अबव इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग का मतलब क्या है? सही से आपने उठाया नहीं, गिर पिट गया। तो हमने कहा आप बताएं 3 मिलियन कैपिटलाइज होगा, 0.8 नहीं होगा, या 3 माइनस 0.8 होगा? 3 में इसने कहा 0.8 शामिल है, और हमने पढ़ा हुआ ऐसी कॉस्ट जो डैमेज हमारी नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस की वजह से हो जाए इनकर, उसको कैपिटलाइज। तो हमने कहा सर क्या करेंगे? सिविल
एंड इलेक्ट्रिकल कितना 3 माइनस 0.8 2. सर क्या ऐसी वर्किंग पेपर में भी यूं ही शो कर दें? बिल्कुल, और ना करूं तो बेटा कर देना, कोशिश करो आईकेप को और ब्रैकेट में कर लो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा आईकेप के सॉल्यूशन, देखोगे आईकेप भी यही करता है, वो हर चीज पे बड़ी बड़ी वर्किंग नहीं करता है, वो ब्रैकेट में सॉल्व करता है। सही है, वो आप देखेंगे हम अकाउंटिंग में एज अ टीचर भी। देखो एक काम हमेशा करना है, मैं हमेशा कहता हूँ ये सवाल आप घर पे जाके वापस खुद से नहीं करने, सिर्फ एक दफा घुमाने। हाँ एक चीज दिमाग में जरूर बैठानी है कि यार ये सवाल, देखो सर बात मर्तबा ना सवाल को क्लास में जब कराते हैं ना वो थोड़ा सा वर्किंग को ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको देखना है कि यार इस सवाल में से 2 बातें, पासिंग मार्क्स कैसे निकालूंगा जो कभी इस सवाल में मैं सिखाऊंगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या यार इस सवाल में से कोई वर्किंग ऐसी है जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। सर ने हो सकता है किसी बच्चे को समझाने के लिए कर दिया, क्योंकि सर की जब पढ़ाते हैं तो उनको होता है कि यार क्लास में जितने बच्चे देख रहे हैं सब हो, लेकिन अब उन 100-150 बच्चों में से अगर आप जो हैं आपको लगता है कि यार ये वर्किंग की ज़रूरत नहीं थी, तो हो सकता है सर ने किसी को एक्स्ट्रा करवा दी हो, मतलब क्लास में एक वर्किंग समझाने के लिए। लेकिन कोशिश, क्योंकि हमारा एक मकसद और भी है, सर मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है ना, वो आईकेप के कमेंट्स में आपको अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, फेल होता है कि उसका पेपर पूरा नहीं होता। तो पेपर पूरा करना है तो वर्किंग्स को कंसाइज करना है जहां तक हो सके बेटा, क्योंकि हमने ये वो कॉस्ट है निमरा जो कि हमने कहा हमारी नेग्लिजेंस की वजह से आई। मिस हैंडलिंग मतलब क्या है? हमारी नेग्लिजेंस इग्नोरेंस है ना, हमारी मतलब हमारी किसी वर्कर की जिसने जो है पार्ट डैमेज कर दिया। फिर आते हैं प्लांट वाज रिसीव्ड एट द साइट ऑन 1 Feb 2012। Installation and test run were successfully completed in 3 months time at a cost of 6 million. Net sale proceeds of test production were rupees 1.2 million. अब सुनना सर ये पॉइंट क्या है? आपने तो अब तक हमें बताया था ट्रायल या टेस्टिंग है ना, अब इसमें सेल्स प्रोसीड्स क्या आ गई? तो आए सर देखें, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है ना कंपनी, तो एक होता है एक नई कंपनी है, एक होती है नई कंपनी। तो नई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना तो फ्री में ट्रायल के लिए दे देती है, लेकिन जो पुरानी कंपनी होती है ना वो फ्री में कोई काम कहती है भाई हमारी एक गुडविल है, हमारा एक नाम है, हमारी एक क्वालिटी है, फ्री में नहीं देती। तो वो अपना प्रोडक्ट बाज मर्तबा ट्रायल पे भी पैसों से देती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यूनिलीवर ने एक शैम्पू, आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, निकाला, उस शैम्पू का नाम था टोनी एंड गाई। टोनी एंड गाई, सही है, टोनी और एक लड़का, सही है, टोनी एंड गाई। अब आपको पता है सर ये जो शैम्पू है ये ड्राई शैम्पू था, और ड्राई शैम्पू पता है क्या होता है सर? ड्राई शैम्पू ये होता है कि जो एक तरह से स्प्रे बेस्ड होता है, जिससे आपके बाल भी धुल जाए और नहाना भी ना पड़े। अच्छा, ये यूरोप साइड पे, यूएसए साइड पे बड़ी हिट है, क्योंकि अंग्रेज नहीं नहाता इतना, वो परफ्यूम से इनसे काम चलाते हैं, आप तो नहा लेते हैं माशाल्लाह। तो यूनिलीवर ना, उनको यूनिलीवर को ये डर था कि यार शैम्पू तो निकाल रहे हैं हम, लेकिन ये शैम्पू पता नहीं चले या, अच्छा उन्होंने इसको बनाया नहीं, उन्होंने इसको बाहर से इंपोर्ट कराया, बोला यहाँ पर बेचते हैं। अब बाहर से इंपोर्ट वैल्यू उनको पड़ी थी उसकी एक बोतल की 1700, यहाँ पर उन्होंने बेचा शायद 1200 या, तो देखा जाए ना कॉस्ट किससे ज्यादा थी, तो लॉस तो कर रहे थे पर बॉटल, बट वो क्या था, मार्केट टेस्ट कर रहे थे। सही है। तो ट्रायल रन में भी कंपनी कहती है अब ये मशीन को टेस्ट कर रहे हैं। अब उस टेस्ट, सपोज करो ये मार्कर बनाने वाली मशीन है, उन्होंने कहा हम इस मशीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो मशीन की टेस्टिंग के दौरान ही हमने 500 मार्कर बना दिए। अब 500 मार्कर बन गए, ये टेस्टिंग की एक मार्कर पे 20 रुपए लगे। तो उन्होंने, उस कंपनी को पता था यार ये मार्कर चलते बहुत हैं टीचर्स के दरमियान, और ऑनलाइन के बाद तो इसका और स्कोप बढ़ गया। तो उन्होंने कहा हम ये मार्कर टीचर्स को दे रहे हैं सस्ते में, फ्री में नहीं देंगे। 20 रुपए का था, टीचर को 15 रुपए का। तो अब आप मुझे बताएं, अगर 20 रुपए का मार्कर कंपनी 15 रुपए में आपको दे रही है और आप खरीद भी रहे हैं, तो कंपनी की नेट कॉस्ट कितनी है ट्रायल रन की? नेट टेस्टिंग या नेट ट्रायल रन कॉस्ट कितनी आई?
5। तो सर याद रखिएगा, जब भी हम ट्रायल टेस्टिंग कॉस्ट की बात करते हैं वो नेट लेते हैं कि कॉस्ट, और अगर ट्रायल के दौरान जो ये मार्कर बना उसकी सेल्स प्रोसीड्स कुछ आई तो उसको डिडक्ट करने के बाद की फिगर हम लेंगे। तो यहां पर इसने हमें कहा इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? तो नेट इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कितनी हो गई? 6 माइनस 4.8। क्या हम क्लियर है? सर कितने लोग अभी तक अपने आंसर्स पे हैं कि जो हमने सर किया था वो बिल्कुल सही है? माशाल्लाह। अब आगे आते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 मई 2012। सर कमर्शियल प्रोडक्शन 1 मई 2012 को स्टार्ट हुई, सही है। इसका मतलब क्या होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने का कि इस दिन एसेट को हमने प्रोडक्शन में डाल दिया। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड्स इंक्रीज्ड बाय। अब सर ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड क्या होते हैं? किसी को आइडिया? तो क्या लगाओ? एडमिनिस्ट्रेशन एंड, अच्छा मुझे पता था ये तुम में से मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, फिर भी मैंने सवाल किया क्योंकि मैं सिर्फ तुम लोगों को थॉट प्रोसेस देखना भी चाहता, तुम्हें पता क्या होता है। तो क्या लगाओ बेस्ट? सर देखें कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक होता है हेड ऑफिस। अब जब हम यूनिलीवर में थे तो हम हेड ऑफिस इनका आवारी टावर्स होटल जो आपने देखी होगी, यहाँ पर इनका इसके साथ ही हेड ऑफिस है। हम यूनिलीवर में हेड ऑफिस में ठंड मचाते थे, लेकिन यूनिलीवर की कराची में भी फैक्ट्री है, रहीम यार खान में भी है। मैं जिस फैक्ट्री को देखता था वो थी लाहौर में, सही है। अब आप मुझे बताएं कि सर लाहौर में फैक्ट्री में एक प्लांट इंस्टॉल हो रहा है और उस पीरियड में हम हेड ऑफिस में बैठ के उनसे बस पूछ रहे हैं हाँ भाई सही हो, प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, अच्छा कहाँ तक काम पहुँचा। इस चक्कर में हम लोग, अच्छा हम लोग भी एक, आप जब ऑडिटर होंगे ना तो ऑडिटर एक वो मखलूक होती है जिसके साथ जो बहुत सारे काम करती है। जज़ाकल्लाह। तो सर जब आप ऑडिटर होते हैं, चलिए मैं आपको ऑडिट वर्ल्ड की रंगीनियाँ भी यहाँ पे शो करूँ। ऑडिट वर्ल्ड में आप लोग इंशाल्लाह जाएंगे, तकरीबन 1 साल के बाद तक सब इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, कहें इंशाल्लाह। तो सर ऑडिट वर्ल्ड में मुफ्ता बहुत मिलता है, अब इतना मुफ्ता मिलता है आप यकीन करें। कभी कभी आप कहते हैं कि भाई मतलब हद। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक क्लाइंट पे गया DHL, 4 महीने तक इतना बाहर का पूरी टीम ने, हम लोग 4-5 लोग थे, मैं बिल्कुल जूनियर था, खाया कि यार फिर कभी कोई घर से ले आए ना सब टूट पड़े, भाई घर का खाना खाना है। मतलब मैकडोनल्ड्स, क्योंकि DHL एयरपोर्ट के साथ ही है, तो हमें खाना खाना होता था, उन्होंने आपको लिमिट भी दे दी। तो उन्होंने कहा भाई तुम जो है अपना अल्लाह ने की दे, मैकडोनल्ड्स में 400 रुपये की लिमिट। अब आप सोचिए मैं आपको 2011 में 400 रुपये से गुड अमाउंट, 400 रुपये तक का डिनर जो करना हो। लंच वो कहते थे अपना अपना करो, लंच के पैसे नहीं मिलते थे हमें, तो हम लंच अक्सर स्नैकिंग करते थे और शाम में 6-7 बजे खाना खाते थे। तो मैकडोनल्ड्स में इतना हमने खाया कि एयरपोर्ट वाले पे कि वो अब हमें पहचान गया। हम 4 लोग जाते थे ना, तो अच्छा इसको मैकरेबिया चाहिए होगा, इसको बीफ वाला चाहिए होगा, सही है। वो हमसे ऑर्डर भी नहीं लेता था, वो मतलब हमें ऑर्डर देने के लिए हम जाते थे, बैठ गए, वो खुद हमारा ऑर्डर पंच करके ले आता था, सर ये हो गया, ये पैसे देने। इतना हमने खाया। तो ऑडिट लाइफ में ये शशके होते हैं, आपको बाहर का खाने का बहुत मिलता है। इतना, एक क्लाइंट था GSK, भाई वो बाहर का तो खिलाता ही था 500-600 रुपये, वो एक डिग्री और आगे चला गया। उसने एक दफ़ा ऑडिट टीम को कहा कि यार तुम लोग बैठते हो और खाना पीना तो अपनी जगह, लेकिन इंसान को स्नैकिंग करनी होती है। उसने भी 2012 में आया, उसने कहा यार ये लो हफ्ते के 2000 रुपये स्नैकिंग के लिए तुम्हारी टीम के, मतलब चिप्स बिस्किट जो मंगवाने हो ना वो मंगवा के
फिर ऐसा हो गया कि स्नैकिंग के लिए उन्होंने पैसे ऑडिटर को दिए थे, जीएसके का अपना स्टाफ जो ऑफिस स्टाफ था वो भी ऑडिट टीम के पास आ जाता था, अच्छा भाई चिप्स को लाओ, कौन से लाओ, खिलाओ, सही है। तो ये भी बेसिकली ऑडिट लाइफ के शशके हैं। इसी तरीके से जब आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मैं यूनिलीवर में था, तो यूनिलीवर में भी हमें 7 बजे के बाद कंपनी कहती थी कि आप सर 7 बजे तक बैठ गए, तो अब डिनर करना तो आपका हक है, सही। तो हम 7:30-8 बजे डिनर ऑर्डर कर देते थे और 8:30 बजे डिनर करके घर पे जाते थे। तो यहाँ भी सर ऐसा ही हुआ, हमने कहा अब हम एडमिन के लोग थे, देखिए मैं फैक्ट्री में प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, सही है, और अगर मैं डिनर के चक्कर में रुका हुआ हूँ 8 बजे तक, सही है, मैंने कहा यार उनसे पूछ भी लूँगा, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, सही है, क्योंकि फैक्ट्री के लोग पागल होते हैं, वो 8-9 बजे तक बैठते हैं, सही है। आप अपने उसमें भी देख लें, बेचारे लोग जो है फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं उनकी 8-9 बजे तक, तो हम वो भी बैठे होते थे, हम भी कभी कभी बैठ जाए, वो हम बैठ रहे हैं तो हम उस टाइम पे, अब जाहिर सी बात है यार वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, अब हम फारिग बैठे हैं तो कुछ तो करें, भूख लगी खा लो, सही है, टाइम पास करो। तो अब हम अगर उस टाइम पे खा पी रहे हैं तो उस वजह से एडमिन कॉस्ट बढ़ रही है, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। तो मुझे बताओ क्या वो एसेट को बनाने के लिए जरूरी थे, तो क्या वो कैपिटलाइज होंगे? तो लर्निंग आउटकम लिखो इस सवाल का एक और, एडमिन एंड जर्नल ओवरहेड्स, admin and journal overheads are not capitalized, कितने लोगों ने इनको कैपिटलाइज नहीं किया? सही किया, बिल्कुल ठीक सर। ये बस थॉट प्रोसेसिंग आपकी चाहिए। देखिए अकाउंटिंग वगैरह सब कॉमन सेंस होता है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से अब अगला जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट है, कह रहा है सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज ₹2.5 लाख पर, अब ये मिलियंस में नहीं है, 2.5 लाख पर मंथ है। He contributed 30% of his time in supervising the installation। अब मेरा एक आप लोगों से मासूमाना सवाल है, यहाँ पर कॉपी कोई नहीं करेगा, 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, आपने पहले 2 दूंगा। सर कितने लोग कह रहे हैं पूरा 250 कैपिटलाइज होगा? पूरा 250 कैपिटलाइज कर दिया, 2,50,000, जिसको बोले तो हम मिलियंस में कितना हुआ? कितने लोग कह रहे हैं 2,50,000 का 30% कितना बना भाई? 75। कितने लोग कह रहे हैं 75,000 को अगर मिलियंस में लिखूं तो 75,000 डिवाइडेड बाई मिलियन 0.075। कितने लोग कह रहे हैं ये अमाउंट कैपिटलाइज होगा? जो कह रहे हैं ये होगा सर उनके कॉन्सेप्ट तो सही है, सवाल वो गौर से नहीं पढ़ते। इंस्टॉलेशन 3 महीने चली है कि इंस्टॉलेशन क्या एक सर देखें 2.5 लाख तो नहीं होगा, क्योंकि बशीर था, हमने कहा बशीर तू पूरा टाइम ठंड नहीं बचाता, 30% टाइम ठंड बचाता है, तो बशीर को हमने डाल दिया सुपरविजन पे, सही है, इंस्टॉलेशन पे, सही है। अब सर वो इंस्टॉलेशन जो है उसकी 2.5 लाख की सैलरी का 30% बनता कितना है? 75,000। लेकिन ये 75,000 1 महीने की सैलरी है, और हमने कहा इंस्टॉलेशन चली कब है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने? अब अगर आपने 1 महीने की लिए तो आपने एक और लर्निंग आउटकम लिखना है अपने पास, सवाल गौर से पढ़ें, सही, क्योंकि आप सवाल गौर से नहीं पढ़ रहे, कोई मसला नहीं। सर देखें यही गलतियां जो हम क्लास में सीखते हैं कि हम क्या गलती हम कर रहे हैं, हम सवाल गौर से नहीं पढ़ते। चले सर, तो हमने कहा सर 75.075 मल्टीप्लाई बाई 0.225 2,25,000, क्योंकि अब मिलियंस में है तो हमने कहा हमारे पास सुपरवाइजर सैलरी की मद में कितना आ गया? इसकी वर्किंग आप पेपर में यूं शो करेंगे 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 30% मल्टीप्लाई बाई 3
1225। जी बेटा 2.5 लाख के साथ इसको 75,000 मिलेंगे, इसके अंदर इंक्लूड है पैसा। इंक्लूड है, उसको 2.5 मिल रहे गरीब को, उसको 1 रुपया नहीं बढ़ा रहे। हमने कहा अब इसका क्योंकि 30% टाइम इंस्टॉलेशन में, तो जो कॉन्सेप्ट बनाया था नॉन इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी क्या होगी। चले सर जी मेरा बच्चा। आप बोले तो इंक्रीमेंटल क्या होगा? इंक्रीमेंटल ये होती है कि बशीर सोर्स वाला आदमी था, हमने कहा 2.5 लाख के साथ तुझे इंस्टॉलेशन, उसने कहा नहीं भाई, वो ऊपर से डायरेक्ट उसने कहा 50,000 रुपये और दो, वो इंक्रीमेंटल, वो भी होगा, नॉन इंक्रीमेंटल भी होगा, इंक्रीमेंटल भी। असल मसला क्या है, बच्चा कहता है ये तो उसको ऑलरेडी मिल रही थी ना, इसको मैं क्यों एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं। नहीं, ऐड करना है। कितने लोग यहां तक भी सही जमे हुए हैं, बोले हाँ सर हम सही हैं, हम आए सर आगे आते। फिर क्या कह रहा है, स्टाफ ट्रेनिंग कैपिटलाइज होगी नहीं सर, और प्लांट इज एक्सपेक्टेड, तो हमने कहा सर कॉस्ट कितनी निकल कर आ गई, 290.225। ये हमने कहा कि सर हमारा सवाल हुआ खत्म। अच्छा सवाल था। अब आप देखें ये भी 8 नंबर का था और 94 वाला भी सही, और अब 8 नंबर का इससे भी खतरनाक आता है। सही है। अब अव्वल तो इस किस्म के सवाल देते हैं, हाँ अभी आते हैं। सर सवाल है कि इसकी डेप्रिसिएशन भी है। नहीं सर अभी हमने डेप्रिसिएशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो अभी जब मैं पढ़ा दूंगा ना तो आप अपने पास नोट कर ले, आप लोग खुद आके मुस्कुराते हुए निकाल देंगे डेप्रिसिएशन। बस सही, लेकिन अभी हम इसकी डेप्रिसिएशन पे नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ किसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके लिए आप डेप्रिसिएशन की जगह हम बाद में आएंगे डेप्रिसिएशन पे। जी कोई और सवाल। अच्छा तो ये कहते नहीं, एक सवाल तेरा ये हो सकता है कि ये 20 और कंपनी चैंपियन थी, इसको 25 में बेच दिया, तो क्या करेंगे, तो ये नेट माइनस हो जाएगा। सही है, लेकिन ऐसा यूजुअली 500 रुपए लॉस हुआ तो क्या करते हैं, कोई ये भी है। देखो बात एक ही है, ये नेट 4.8 ही है भाई, ये लॉस नहीं हुआ। अच्छा तू ये कह रहा है कि अगर ये 2200 होता है, ऐसा 1700 था, ये देखो लॉस ही है। ये जो बेसिकली कॉस्ट है ना, ये लॉस ही है। 500 का आपको लॉस ही हुआ है, तभी आपने इसको कॉस्ट का हिस्सा बना दिया। ये जैसे यहाँ पे तो हमने नेट सेल माइनस की, अगर इस प्रोडक्शन के हिस्से का नेट प्रॉफिट माइनस होगा या नेट सेल्स माइनस होगा। सर इसका नेट प्रॉफिट, जो नेट अमाउंट, तो नेट बेसिकली कॉस्ट, सेल्स प्रोसीड, नेट अमाउंट। जो मतलब जैसे ये सेल्स प्रोसीड 1.2 मिलियन की थी ना, अगर इनके साथ सेल को करने में कोई और कॉस्ट लगी होती जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेट सेल्स लेते हैं, तो वो कॉस्ट नहीं कम, वो सेल्स में से उस कॉस्ट को माइनस करके नेट अमाउंट लेते हैं। सपोज कर 1.5 के थे और 0.3 की कॉस्ट लगी थी, ठीक है। सर एक बच्चे का सवाल आया है, बड़े गौर से सुनना है, किसके सवाल को मैं जरा रीड्राफ्ट कर दूं। सबने बड़े गौर, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। इसने कहा कंपनी चैंपियन थी, 6 मिलियन सपोज करो पूरी कॉस्ट टेस्टिंग, हमने कहा 1.2 सेल्स प्रोसीड। कंपनी इतनी चैंपियन थी, कंपनी ने कहा हम सैंपल को बेच के भी कमाएंगे, है ना। बोला हम एक काम ये करते हैं, सैंपल को 7.2 में उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब हम यहां पर क्या लेते हैं, नेगेटिव 1.2, कॉस्ट कम हो जाएगी। सही है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। देखिए सर एक बात हमेशा याद रखें, जब भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना, ये पता है किसके रेफरेंस से बनते हैं, अच्छी कंपनियों के, पाकिस्तानी कंपनियों के रेफरेंस से नहीं बनते। उनको पता होता है यार, कंपनी को पता है सैंपल का माल है तो सस्ते में देते हैं। सही है, हमारे यहाँ पे लोग चैंपियन हैं, सैंपल का माल भी। आपको पता है कितनी मेडिसिन होती हैं जो सैंपल की होती हैं और आम उसमें बिक रही होती हैं। तो सर ये क्या हम यहाँ तक क्लियर है सर? क्या इस सवाल से हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी बेसिक्स और स्ट्रांग हुई हैं? पक्की बात है। चलिए सर अब आगे बढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको देना है,
मुझे बताएं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्यूटी में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, कौन समझाएगा? टाइम जो मनी की वैल्यू होती है क्योंकि इन्फ्लेशन होती है तो आज की वैल्यू के अंदर बात की है इन्फ्लेशन और इन्वेस्ट की वजह से जो पैसे की बोरोइंग कॉस्ट होती है उसकी वजह से पैसे की वैल्यू। सर हमने कहा पैसा वक्त के साथ साथ अपनी कदर खो देता है, और हमारे मुल्क में तो आजकल बहुत तेजी से खो रहा है ना सर। हमने कहा कि जो है बचपन में जो चीज़ें आप जिस वैल्यू पे आप, चलो मैं एक बात करता हूँ कि जो ख़ास तौर पे लड़के इससे बड़े अच्छे से कनेक्ट करेंगे, कुर्बानी का जानवर। बचपन में जो आप जानवर लेकर आते थे, सपोज करें 50,000 में, शायद वो आज आपको 2 लाख में भी, क्यों सर, जानवर का तो साइज वाइज सब कुछ वैसा ही है, लेकिन पैसे ने क्या कर दी, अपनी कदर खो दी है ना सर। अगर पैसा अपनी कदर खोता है तो इंसान रोता है, सही है। तो हमने कहा हमारे लिए मसला होता है। तो सर अकाउंटिंग भी कहती है वक्त के साथ साथ पैसा अपनी कदर खोने लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अकाउंटिंग ने हमें फॉर्मूला दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला है? S इज इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर P इंटू 1 प्लस, आप इसको I कहते हो, R कहते हो N। और अगर मुझे इसकी मदद से, S इसमें सर क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू। P क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू। I रेट ऑफ इंटरेस्ट और N नंबर ऑफ पीरियड। ऐसा ही है। हमने कहा सर ये फॉर्मूला याद रखना अकाउंटिंग में तुम्हारे बहुत काम आएगा, सही है सर। अब हमने जब कल की क्लास पढ़ी थी मेरा बच्चा, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने कहा था 3 चीजें कॉस्ट का हिस्सा होती है। कितनी चीजें? 3 चीजें। कौन कौन सी? कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में एक तो परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरी चीज अब हमारी क्या होती है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर कितने लोगों के पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है? क्या होती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट? जिनके पास नहीं है कोई घबराए नहीं, अभी हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। सर देखिए हम पाकिस्तान में हैं, हमारी गवर्नमेंट भी सो रही है, हम भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अनएथिकल काम करते हैं, लेकिन आप नई नस्ल हैं, आपको इंशाल्लाह चेंज करना है। लेकिन सर दुनिया भर में ना हुकूमत कहती है, खास तौर पे प्लांट्स के केस में, भाई जब तुम इंस्टॉल करते हो ना तो हुकूमत कहती है देखो जमीन जो है ना तुम्हें 99 ईयर्स की लीज पे गिवन है। 90 जमीन तुम्हारी नहीं है, कंपनी कोई भी हो, जमीन हुकूमत की है, जमीन हुकूमत की है, जमीन सरकार की है, तुम्हारी नहीं है, कंपनी तुम्हें लीज पर दी हुई हमने। तो इसीलिए हुकूमतें कहती हैं कि भैया दुनिया भर में जब तुम प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो तो हमारी मशीन को तुम खोद रहे हो, उसके अंदर अपना प्लांट लगा रहे हो। तो जब ये प्लांट तुम उठाओगे, उखाड़ोगे, तो हमारी ज़मीन को भी क्या करोगे? लेवल करोगे। और यूजुअली ये होता है कहाँ पर, मैं आपको बताऊं, जहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है। क्योंकि सर आपको पता है तेल जब एक्सप्लोर करना होता है ना तो वहाँ पर पूरी मशीनरियाँ जाती हैं और वो कहीं महीनों तक डिगिंग होती है, वो पूरा प्लांट सेटअप होता है, सब कुछ। और उसके बाद अगर ऑयल निकला तो मज़ा, हुकूमत भी हिस्सा लेती है, सब कुछ। नहीं निकला ना तो ख़त्म, टाटा बाय बाय की कंपनियाँ चले जाती हैं। लेकिन ये अच्छे मुल्कों में नहीं होता है। हुकूमत कहती है यार इस जगह पे आके तुमने पूरी जगह खोद दी, पूरी वाट लगा ली, और अब तुम्हारा तेल नहीं निकला, तुम कह रहे हम अपना सामान उठा के चले, नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे। तो इंस्टॉलेशन का अपोजिट हमारे पास आता है डिसमेंटलिंग। सही है सर, डिसमेंटलिंग भी कहते हैं इसको, इसके डिफरेंट नाम है, अपोजिट ऑफ है। इसको हम डीकमीशनिंग भी कहते हैं, और इसी चीज को हम रिस्टोरेशन ऑफ साइट भी कहते हैं।
ये जो कल हमने एक चार्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको दो चीजें बना दी थी चार्ट के अंदर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और कॉस्ट वाली चीजें, कोशिश करें उसी के नीचे ये लिखें कि कॉस्ट के अंदर हमारे पास तीन चीजें, कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन ऑफ साइट, ये वाली कॉस्ट भी होगी। तीसरी चीज, अब सुनना बड़े इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट के नीचे आप लोग लिखेंगे, हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे। हमने कहा ये होता है अपोजिट ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल कर रहे हो तो भाई जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, जब प्लांट की लाइफ खत्म हो जाए, तब आपको इसको क्या करना है, वापस प्लांट को निकालना है। जो हमारी जमीन थी उसको हमें वैसी ही हालत में देना है जैसे तुमने ली थी। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी लॉजिक दूंगा कि इसको स्टैंडर्ड क्यों कह रहा है कि एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाओ। स्टैंडर्ड ने कहा ये कॉस्ट तुम आज इनकर नहीं कर रहे, कब करोगे? इसकी जिंदगी के एंड में, जब एसिड की जिंदगी खत्म हो रही होगी, 20 साल 25 साल 30 साल जो भी है, उस टाइम पे इनकर करोगे। सही है, तो आज क्यों कैपिटलाइज करें? क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा ये कॉस्ट वो है जो तुम अवॉइड नहीं कर सकते। एक दफा प्लांट इंस्टॉल हो गया, अब कुछ भी हो जाए तुम्हें इसको डिसमेंटल करना है, उसके ऊपर तुम्हारी कॉस्ट आएगी ही आएगी। यहां तक सब क्लियर है? मैंने प्लांट इंस्टॉल कर दिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं अमेरिका में हूं, अब हुकूमत ने कहा बेटा प्लांट तो इंस्टॉल कर दिया है, अच्छा 10 साल बाद तुम फारिग होगे, हाँ तुम्हें इसको डिसमेंटल करना है। मैंने कहा सही है सर, बेस्ट है। अब दूसरी चीज कि सर 10 साल बाद, सपोज करो अगर ये 50 मिलियन का होगा तो वो 10 साल बाद के 50 मिलियन आज के 50 मिलियन के बराबर थोड़ी होंगे। आज तो उसकी वैल्यू कम होगी, 10 साल बाद, क्योंकि पैसा तो वक्त के साथ साथ अपनी कदर खोता है, तो उस टाइम पे जो 50 मिलियन है, हो सकता है आज मैं अगर डिसमेंटलिंग कराऊं तो मुझे वो 40 मिलियन की पड़े। सही है सर? तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है, इसको आप रिकॉर्ड करोगे एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट, एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट एट प्रेजेंट वैल्यू। इसको आप किस वैल्यू पे ऐड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे कॉस्ट ऑफ एसिड में ऐड करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू होगी गिवन आपको। इसको आप आपने इसकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू, और वो प्रेजेंट वैल्यू एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ करेंगे, बताऊंगा क्या करेंगे। अभी थोड़ी कुछ करेंगे, आ जाए सर। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? इनवाइस वैल्यू ही लिखा हुआ है तो उसी को हम परचेज प्राइस के इनवाइस वैल्यू जो होती है, इनवाइस किस पे बनती है तारिक बेटा? डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू पे। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसका आगे क्या होगा उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन हम आते हैं और जो है हम आगे आते हैं और आगे बढ़ते हुए। जी बेटा नहीं, मैं बताऊंगा क्यों, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है। तो हमें ये कोई कैसे बता सकता है कि 50 साल बाद इतनी कॉस्ट होगी? अंदाजा, इसको हम क्या कहते हैं? अंदाजा। अब सर आ जाएं, एक छोटा सा सवाल एग्जांपल हम बनाएंगे, तो मैं आपको उसका एक बिल्कुल बेसिक सा इसके ऊपर प्रॉपर जो आईकेप का सवाल है वो अगली क्लास में। ये कर लिया कॉपी? नहीं किया? कर लिया भाई कॉपी, या नहीं किया तो जल्दी करो, फॉर्मूला जरूरत है कॉपी करने की, या आता है बचपन से सर, आता है हमें, है ना। एग्जाम्पल कॉपी करें। परचेज प्राइस
500 मिलियन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी? 50 मिलियन। एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी? 150 मिलियन। लाइफ 5 years, रेट 10%। चले सर, परचेज प्राइस कितनी थी? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट 150 लाइफ, और रेट कितना है? 10%। अब सबने बड़े गौर से सुनना है नौजवानों। एक बच्चे का भी सवाल आया कि सर ये जो है ये एस्टीमेट हम कैसे लगाते हैं ना भाई, यही सवाल था। सर देखिए, जिंदगी में ना इंसान को बहुत सारी जगहों पे अंदाज़ा लगाना पड़ता है। आप सीए में आए, आपने अंदाज़ा क्या लगाया कि मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। हालांकि लोगों ने आपको बड़ा डराया कि बहुत मुश्किल है वो, आपने क्या अंदाज़ा, नहीं फिर भी मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, है ना सर। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के आप क्या करते हैं, एक नया बिजनेस बनता है, एक नया बिजनेस बनता है। अब कोई वो काम नहीं करे, एक बंदा आया, उसने आइडिया लाया और उसने कहा मैं अंदाज़ा लगाता हूँ ये काम चलेगा। वो जो उबर वाले भैया थे, उनके साथ क्या दिक्कत परेशानी आई थी, तो उनको एक प्रॉब्लम आई, उसकी मिसल उसके बाद उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन ये है, उसके बिजनेस बना दिया। अंदाज़ा लगाया ना, हो सकता है सही भी होता गलत। तो सर अकाउंटिंग भी अंदाज़ों की मोहताज है। जिन लोगों ने बैड डेट्स पढ़ लिया है बचपन में, पढ़ा है पीआरसी में, आप अंदाज़ा लगाते हो ना कि बशीर पैसे खाएगा। अब ज़रूरी थोड़ी कि बशीर वाकई में बेचारा खा जाए, सही है। तो आप अंदाज़ा, तो अकाउंटिंग में सर अंदाज़ों की मोहताज है। तो ये सवाल है सर ये अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं? ये अंदाज़ा हम लगाते हैं, एक शख्स होता है, उसका नाम होता है एक्चुरी। क्या नाम होता है? एक्चुरी। एक एक्चुरियल साइंसेस के नाम से एक क्वालिफिकेशन है। उनका काम ही ये होता है कि अंदाज़े लगाना। अच्छा भाई ये महंगाई का रेट रहेगा, ये होगा वो होगा, उस टाइम पे पैसे की वैल्यू इतनी होगी। तो हम उस भाई के पास जाते हैं और हम कहते हैं भाई अंदाज़ा लगा दे कितना है। वो बोल देता है 5 साल बाद 150 मिलियन भाई तुझे लगेंगे। या हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने कहा यार आज लग रहे हैं 100, जिस हिसाब से हुकूमत की महंगाई चल रही है 150, सही है। तो अब आते हैं सर, अब हम एसिड की कॉस्ट निकाल रहे हैं और मैं आपको बेसिकली डिसमेंटलिंग कॉस्ट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। अब कॉस्ट के कितने कंपोनेंट आपके दिमाग में हो? परचेज प्राइस मौजूद है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यहां पर फोकस इसके ऊपर है। जब हम कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं तो हमने कहा कि सर परचेज प्राइस कितनी है? परचेज प्राइस इज 500 मिलियन। मानते हो? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 50 मिलियन, ऐसा ही है। फिर हम आए, हमने कहा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 150 इंटू 1 प्लस, अब सुनना वही फॉर्मूला, 5 साल बाद ये कॉस्ट आएगी 150 मिलियन। लेकिन मैंने कहा यार 5 साल बाद, मुझे तो इसको आज की वैल्यू में लेनी है, क्योंकि एसिड को कॉस्ट कब निकाल रहा हूं मैं? आज, है ना। एसिड को यूज में कब ला रहा हूं? आज। तो ये कॉस्ट तो फ्यूचर की है, लेकिन इसको मुझे आज अपने एसिड की कॉस्ट में डालना है। अब किस वैल्यू पे डालूं? जो आज इसकी वैल्यू बनती है। 5 साल बाद के 150 मिलियन
आज कितने के बराबर होंगे। वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। तो हमने कहा फॉर्मूला s डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो आपने कहा सर 150 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर कितना हुआ 90। तो टोटल आपके पास एसिड की कॉस्ट कितनी निकल करके आई 643.13। ऐसा ही है सर 643. तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम क्या करते हैं प्रेजेंट डीएम मतलब डिसमेंटलिंग, सही है, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। अब आप में से बहुत सारों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर आपने तो 93 पे रिकॉर्ड किया, एक्चुअल पे कितने करने 150, तो इसका क्या होगा। ये जो 56.87 है इसका, ये आपके लिए सस्पेंस है परसों तक। जब हमारी परसों क्लास होगी ना उसमें बताऊंगा कि इसका क्या होगा, सही है। लेकिन हमने सूत्र का अंदाजा लगाया और उसको डिस्काउंटिंग करके पीछे और डायरेक्ट आज का अंदाजा लगा के नहीं, क्योंकि असल कॉस्ट इनकर कब होनी है फ्यूचर। भाई एक आदमी है, सुन, एक आदमी के उसने कहा बेटी की शादी के लिए मुझे पैसे जमा करने हैं, सही है। तो वो अंदाज़ा क्या लगा कि फ्यूचर में बेटी की शादी पे कितना खर्चा आएगा ना। तो ये थोड़ी करेगा कि अच्छा आज इतना खर्चा आ रहा है, भाई आज तेरी बेटी 5 साल की है, अब जैसे मेरी बेटी है माशाल्लाह वो 5 साल की है। अब अगर मुझे उसके लिए कोई टारगेट रखना होगा तो मैं करूँगा कि यार जब भी ये 18 साल की होगी तब क्या चीज़ कैसे चल रही होगी। मैं आज की डेट पे थोड़ी कि अच्छा भाई आज तो चलो भाई नॉर्मल भी लगाएं 25-30 लाख में शादी हो जाए, मैं आज का नहीं करूँगा, मेरा टारगेट क्या होगा फ्यूचर। तो हम अंदाज़ा किसका लगाते हैं क्या है, लेकिन अल्टीमेटली हमें जाना फ्यूचर वैल्यू पे। तो कैसे जाएंगे वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अंदाजा हमेशा फ्यूचर के हिसाब से होगा, सही है। स्टैंडर्ड बेनिफिट नहीं दे रहा अभी, सब अगली दफा स्टैंडर्ड किसी को बेनिफिट नहीं देता। स्टैंडर्ड सही बातें करता है, स्टैंडर्ड तुम्हें 150 पे लेकर आएगा। 5 सालों में तुम देखोगे कुछ ऐसा होगा कि ये फिगर 93 ऑटोमेटिकली कितने की बनेगी 150 की, लेकिन कितने सालों में हाँ इसकी कॉस्ट के अलावा भी ये बेसिकली स्टैंडर्ड कह रहा है कि यहाँ पर आ गई टाइम वैल्यू की बात। जब टाइम वैल्यू की बात आई तो इन्फ्लेशन की बात आएगी, और इन्फ्लेशन के लिए मैं कुछ करवाता हूँ, वो कब सीखेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में तुझे सवालों के जवाब मिलेंगे, ये सब सवालों के जवाब। थोड़ा सस्पेंस। चले सर एक बात मैंने यहाँ पे छेड़ी थी, उसको मुझे लगाना हर क्लास में कोशिश करेंगे 5-10 मिनट कहीं ना कहीं इंशाल्लाह कुछ ऐसी ग्रूमिंग की तरफ आपकी जाएं कि जहाँ से आप लोग पेपर के बाद भी याद रखें हमें, और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर लाइफ। अभी मैंने आपको एक ज़िंदगी में एक बात छिड़वाई कि मैंने कहा सर उबर, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी कौन सी है उबर, और दुनिया में सबसे बड़ा अकोमोडेशन प्रोवाइडर कौन है। अकोमोडेशन प्रोवाइडर मतलब जिसमें जाके लोग रहते हैं दुनिया भर में, एयरबीएनबी। हमारे मुल्क के तो हालात ऐसे नहीं ना। एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट क्या है, एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम्हारे घर में एक कमरा खाली है, क्यों खाली रख रहे हो, किराए पर दे दो, क्या करो किराए पर दे दो। दुनिया भर में अब हमारे मुल्क में तो हमें डर लगता है ना, पता नहीं किराए पे कौन आ जाए क्या हो। हाँ पाकिस्तान में है, लेकिन इतना आम कॉमन नहीं है, और शायद इतना कॉमन हो भी ना पाए। एशिया में इतना कॉमन कभी भी नहीं हो पाएगा जितना यूरोप साइड पे है, अमेरिका साइड पे। तो सर अब हुआ क्या, इन दोनों के पीछे की स्टोरी सेम है। उबर के जो फाउंडर हैं वो एक दफ़ा पार्टी शार्टी करके रात को हो गई उनको लेट। अब उनको रहते थे कहीं थोड़ा सा दूर, अब वो टैक्सी वालों को रोकें, जैसे टैक्सी वाले नहीं, रिक्शा वाले हमें भी कहीं आप अगर ऐसे तारिक रोड से रात के 1 बजे बोले रिक्शा मुझे लियारी जाना है, वो मना कर देगा। तो वो बोला था कि यार ये तो कोई मतलब, एक तो रिक्शे बहुत कम, ऊपर से वो भी क्या करना है मना कर ले। उसने कहा यार ये जो है ना मतलब उसकी उस दिन उसको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में उसने कहा कि यार कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको मैं अपने फ़ोन के थ्रू एक्सेस कर सकूं किसी भी तरीके से। तो उसके दिमाग में है कि यार मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाता हूं कि जो
इस तरीके से आम आदमी को मौका दे कि भाई तुम यहाँ, क्योंकि वो भी देख रहा था, उसने फिर लिफ्ट भी मांगी लोगों से कि भैया लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ दो। लोगों ने भी मना कर दिया। उसने कहा भाई ये फ्री में कोई काम नहीं करेगा, कोई ऐसी एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके अंदर आम आदमी भी उसका था थॉट प्रोसेस कि वो ऐप इंस्टॉल कर ले, रास्ते में जा रहा हो दूसरा बंदा मिले, हाँ भाई मुझे भी जाना है, वहीं पे पैसे वैसे हो करे। वहाँ से उसने कॉन्सेप्ट निकाला और उसने आज उबर खड़ी कर दी, दुनिया का सबसे बड़ा कैब प्रोवाइडर। इसी तरीके से जो एयरबीएनबी वाले थे, ये 2 लड़के थे, ये 2 लोग थे। अच्छा, ये कुछ काम वाम ही कर रहे थे अपना, कोई रियल एस्टेट वगैरह किसी ऐसी चीज़ का। ये एक दूसरे मुल्क में गए, दूसरे शहर में, अमेरिका नहीं थे, गए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। उसने कहा यार पैसे इन दोनों के पास नहीं थे, अब ये वहाँ पे सस्ता होटल ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। अब इनके दिमाग में भी यार ये आया कि यार ये क्या मतलब है, सस्ता होटल नहीं मिलता, ये वो। फिर इन्होंने देखा कि यार वहाँ पे बहुत सारे कुछ बेंगलो शेंगलो बने हुए, बहुत सारे कमरे। तो उनके दिमाग में आया कि यार ये लोगों के पास जब इतने बड़े बड़े घर होते हैं और इतने कमरे शमरे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उस 2 से 3 लोग उनमें रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो कुछ तो उनके पास कमरे वो दे दें किसी को किराए पे। उन्होंने वहाँ से कॉन्सेप्ट ड्राइव किया और उन्होंने शुरू कर दी मेहनत इसके ऊपर। फिर एक वो एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट लेके आ गए, सही है, कि भैया आपके रूम में अगर कोई कमरा खाली है, सही है, आपके घर में कोई कमरा अगर खाली है तो आप उसको क्या कर दें, किराए पर। पाकिस्तान में यूजुअली जो ये मॉडल चल रहा है, पाकिस्तान में ये मॉडल उनका चल रहा है जिनके पास पूरा पूरा घर खाली है। हम लोग जो है जाहिर सी बात है यार, हम जिस सोसाइटी, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आपने कह दिया अगले कोई कमरा खाली है, वो बंदा तो बदमाश निकल आया, सही है, उसने आपके घर पूरा खाली करा लिया, सही है, तो आप क्या करेंगे। तो हम, लेकिन सर ये देखें प्रॉब्लम्स थी, दोनों ने प्रॉब्लम्स देखी और उसके बाद उन्होंने कहा इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन, उसकी बेस पे उन्होंने क्या कर दिया, बिजनेस खड़ा कर दिया। और आज ये दोनों बिजनेस कितनी मिलियंस की इनकी वैल्यूएशन है, बल्कि बिलियंस की। तो सर ये कभी कभी जो है ना, आपके पास एक प्रॉब्लम अल्लाह ताला देता है तो वो देता है फॉर एन अपॉर्चुनिटी, उसको आपसे कोई काम लेना होता है। तो चलें सर, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस की, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो एंड में हमने एक डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया, वो हमने सिर्फ अभी ये पढ़ा कि भैया डिसमेंटलिंग क्या होती है। फ्यूचर में आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको जगह सरकार को लेवल करके देनी है, सही करके देनी है। तो ये जिम्मेदारी से आप जब आप बच नहीं सकते तो आज ही इसको प्रेजेंट वैल्यू पे क्या करोगे, एसिड की कॉस्ट में डाल दोगे। चल, लेकिन ये सेटल तो फ्यूचर वैल्यू में होगी। तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का जो डिफरेंस है, ये हम कब सीखेंगे, हफ्ते वाली क्लास में, जो कि इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चल जाएगी कि इसके पे सुबह होगी। और अगले हफ्ते से तो इंशाल्लाह टाइम टेबल सेट है, अगले हफ्ते से सर उमर काजी की भी इंशाल्लाह एंट्री हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन फिजिकल बाकी लोग जा सकते हैं बाद में, सब अगली क्लास में। इससे जी सीए स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आइडिया, मेरा एक स्टूडेंट है जो कि माशाल्लाह काम कर रहा है किसी ऐसी चीज़ पे, पिछली दफ़ा FR1 में था, अभी इस दफ़ा इंशाल्लाह FR2 में आएगा, तो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है वो लड़का, सही है। तो बेसिकली बच्चे करते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार ये जो आइडिया वाली चीज़ें होती है ना, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले एक क्वालिफिकेशन पक्की भी रखो, क्योंकि आइडिया दुनिया भर में बहुत सारे हैं, नहीं चले। और बाज़ मर्तबा जब आपका आइडिया होता है ना, तो आइडिया पे आपका होता है, आपने आइडिया दे दिया लेकिन आप उसको चला नहीं सके, क्योंकि शायद आपके पास कैश का मसला हो, फंडिंग का, दूसरे किसी और ने आपका आइडिया कॉपी किया, उसके पास कैश का मसला नहीं था और वो बहुत आगे। जैसे फेसबुक जो है, फेसबुक से पहले जो है ना एक होता था ऑर्कट, तुम लोग को याद हो नहीं याद हो, फेसबुक से पहले एक होता था ऑर्कट। 2009-10 में जब हम 18-19 साल के थे ना, तब फेसबुक नहीं था भाई, 10 में फेसबुक शायद आया था, 9 या 10 में इतना, लेकिन पाकिस्तान में कॉमन तब होता था ऑर्कट। वो ऑर्कट बेसिकली दुनिया भर में आइडिया लाया, तो उस आइडिया को देखते हुए मार्क जकरबर्ग ने खेल लिया ज़्यादा अच्छे से। तो आज ऑर्कट को लोग नहीं जानते, किसको जानते हैं। तो बाज़ मर्तबा देखो आइडिया हमारे पास भी, नौजवानों के पास बहुत है, तो अब आइडिया ये भी सोचना चाहिए कि यार मेरे पास कौन सा, यूजुअली आइडिया में आपको कैश चाहिए होता है, और शुरू में कैश पानी की तरह बहता है बेटा, लेकिन आपके पास
पाकिस्तान में से इन्वेस्टर है, मैं अपने कुछ कितने दोस्तों को जानता हूँ, सही है, खानदानी रईस है माशाल्लाह, रईस भी है, और एक तो होता है खानदानी रईस से पैसा उड़ा रहा है, वो नहीं है, मजीद पैसा बना रहे हैं। तो वो उन्होंने मुझे, एक बंदे ने बोला यार कोई ऐसा बिजनेस हो ना जिसमें 8-10 करोड़ लगाने हो तो बताना, मैं बस पड़े में साइड में मैं लगाने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन वो आपके ऊपर, वो ये बात कब करते हैं जब उनके पास कैश होता है, और बात करते भी किससे, जब उनको पता होता है कि यार ये बंदा कुछ है इसके पास। तो शायद अभी इस लेवल पे जो ना अंडर ग्रेजुएट, कोई भरोसा नहीं करे 8-10 लाख लगा, उसके 8-10 करोड़ लगाने पे। तो इस लेवल पे लोग बोलते हैं अच्छा भाई पहले तो थोड़ा बड़ा हो जा, क्वालिफिकेशन ले ले, कुछ ले ले, बिजनेस को थोड़ा, या तो बिजनेस से तुम कुछ को कुछ दिखाना शुरू कर दो। शार्क टैंक इंडिया देखा था आप लोगों ने, उस किस्म की चीज़ें आप देखो ना, ये आइडियाज़, तो उसमें सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ करके आइडिया को दिमाग में रखो, हल्की फुल्की मेहनत करो, साथ में पढ़ाई भी शुरू करो। अब जैसे जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो माशाल्लाह खानदानी अमीर है, तो उसका आइडिया भी है, सीए भी कर रहा है, और पीछे उसको पता है कि अब्बा और अपना भी वो तेज बच्चा देगा, बाकी फंडिंग भी उसके पास है। तो ये होती है इंपॉर्टेंट चीज़। चले सर, मिलेंगे हफ्ते को, अपना ख्याल रखिएगा।